नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्ज़ाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीड साइंस की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपनी चल रही थी जिसमें बायोलॉजी कंप्लीट हो चुकी है। और साथियों, आज से अपन फिजिक्स के टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। पहला अपना टॉपिक है बल और इसका भाग 1 आज करेंगे जिसमें 22 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा अपन करने वाले हैं। साथियों, फिजिक्स होने के बाद केमिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। जितना भी आपका सिलेबस है साइंस का, बिल्कुल टॉपिक वाइज सभी के प्रश्न करवाए जाएंगे। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट इस चीज़ का मिलेगा। और ये प्रश्न जो है वो राजस्थान बोर्ड और एनसीईआरटी की किताबों से हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा निश्चित तौर पे। और साथियों, आप देख पाएंगे कि जो प्री रीट के एग्ज़ाम जितनी भी कोचिंग्स ले रही हैं सब में अपने नोट्स में से प्रश्न आ रहे हैं। अपने ऑनलाइन टॉपिक्स जो मतलब टॉपिक वाइज जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें से भी प्रश्न आ रहे हैं। तो निश्चित रूप से आएंगे प्रश्न, क्योंकि बिल्कुल बोर्ड की किताबों से हैं। निश्चित रूप से आपको बेनिफिट मिलेगा। सिलेबस आपको साइंस का पूरा करवाया जा चुका है। बायोलॉजी के टॉपिक वाइज प्रश्न भी करवाए जा चुके हैं और अभी अपन फिजिक्स के टॉपिक वाइज प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न है, किसी वस्तु पर बल आरोपित होने पर 1 उसकी गति बदल जाती है, 2 उसकी गति की दिशा बदल जाती है, 3 उसका आकार बदल जाता है, या 4 उपरोक्त सभी। तो सारी बातें हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे रहेगा। अगला प्रश्न, यदि किसी सतह की दी गई सतह पर बल दुगुना कर दें तो दाब कितना होगा। प्यारे साथियों, दाब आपका प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, अपन जानते हैं F/A होता है। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो है वही दाब कहलाएगा। तो प्रेशर के लिए अपने को शर्त क्या दी है, अपने क्या करेंगे, क्षेत्रफल को दुगुना कर देंगे। ठीक है, देखिए बल को दुगुना किया जा रहा है तो 2F कर देंगे अपॉन A। तो F/A ये क्या आपका प्रेशर है और ये डबल हो रहा है, अभी कितना हो रहा है, दोगुना हो रहा है, तो दुगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल मित्रों सही आंसर आपका रहेगा। अगला प्रश्न, बल F द्रव्यमान M त्वरण A से सही संबंधित समीकरण है F बराबर ma। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर A जो है वो बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। F बराबर ma ये आपका बल का सूत्र होगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। अगला प्रश्न, बल का मात्रक क्या है, किलोग्राम मीटर सेकंड, किलोग्राम मीटर इंटू वर्ग सेकंड, तीसरा किलोग्राम मीटर इंटू वर्ग सेकंड, और किलोग्राम मीटर बटा सेकंड, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा मित्रों, किलोग्राम मीटर प्रति वर्ग सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो सही रहेगा, बल का मात्रक। ठीक है, बल का मात्रक पूछा है अपने को, तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, क्योंकि देखिए F बराबर आपका क्या होता है, ma होता है। m का क्या हो जाएगा, किलोग्राम, और a का मीटर प्रति वर्ग सेकंड होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपका, निम्न में से संपर्कीय बल कौन सा है, यानी कि जो संपर्क से लगता है, पेशीय बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल या विद्युत बल। तो देखिए संपर्कीय बल पूछा अपने को, जो संपर्क में आने से लगेगा। तो निश्चित रूप से पेशीय जो बल होता है मित्रों वो आपका संपर्कीय बल होता है, यानी एक वस्तु जब दूसरी वस्तु के संपर्क में आएगी तभी ये बल कार्य करेगा, पेशीय बल, अदरवाइज नहीं कार्य करेगा, है ना। तो ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा, इसका होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से बल के संदर्भ में असत्य कथन है। 1, बल वस्तु में समय के सापेक्ष संवेग में परिवर्तन करता है। 2, बल वस्तु में आवेग उत्पन्न करता है। 3, बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है। और 4 है, बल समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन का विरोध करता है। तो अपने को असत्य कथन पूछा था, तो इसका आंसर रहेगा बल समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन का विरोध करता है, ये इसका असत्य कथन रहेगा। बाकी बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न करता है, बिल्कुल ठीक है भाई। बल अपन लगाएंगे तो या तो वस्तु की गति बढ़ जाती है या वस्तु की गति अपन कम भी कर सकते हैं, तो त्वरण उत्पन्न होगा निश्चित रूप से, है ना। और दूसरा, बल वस्तु में आवेग उत्पन्न करता है, ये भी सही है, वेग को बढ़ा सकता है, घटा सकता है। बल वस्तु में समय के सापेक्ष संवेग में परिवर्तन करता है, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यहाँ पे असत्य कथन पूछा था, तो बल समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन का विरोध करता है। तो बल समय के सापेक्ष वेग में परिवर्तन का विरोध करे ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल यहाँ पे आपका सही आंसर इसका रहेगा। अगला आपका प्रश्न, 2 पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। A, पिंडों के मध्य दूरी पर, 2, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर,
3 उनके द्रव्यमानों के गुणनफल पर और डी है द्रव्यमानों के योगफल पर। तो निर्भर नहीं करता ये पूछा है, ठीक है। एक तो पिंडों के मध्य की दूरी पर, ठीक है, और दूरी पर तो निर्भर करेगा। अगला देखिए, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल का आपका फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m1 m2, है ना, और अपोन में r² अपन डालते हैं। तो देखिए यहाँ पे पिंडों के मध्य की दूरी पे डिपेंड करेगा, द्रव्यमानों के गुणनफल पर भी डिपेंड करेगा। डिपेंड किस पर नहीं करता, गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर नहीं करता और द्रव्यमानों के योगफल पर नहीं करता, बल्कि गुणनफल पर करता है। तो बी और डी ये दोनों गलत कथन है, इसलिए बी और डी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इस प्रश्न का सही उत्तर आपका रहेगा। चलिए अगला प्रश्न आपका, उत्प्लावन बल निर्भर करता है द्रव की गहराई, द्रव के घनत्व पर, द्रव के रंग पर या उक्त में से कोई नहीं। तो उत्प्लावन बल जो है मित्रों वो द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा हमेशा, याद रखिएगा इसको, इम्पोर्टेंट है। उत्प्लावन बल हमेशा द्रव के घनत्व पे डिपेंड करेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। अगला प्रश्न आपका, किसी वस्तु का डूबना या तैरना निर्भर करता है गुरुत्वाकर्षण बल पर, आपेक्षिक घनत्व पर, उत्प्लावन बल व गुरुत्वाकर्षण बल के आपेक्षिक मानों पर या दाब पर। तो किसी वस्तु का डूबना या तैरना किस चीज़ पर निर्भर करता है प्यारे साथियों। तो इसका जो सही आंसर आपका रहेगा वो कौन सा रहेगा, देखिए इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उत्प्लावन बल व गुरुत्वाकर्षण बल के आपेक्षिक मानों पर निर्भर करेगा कि वस्तु डूबेगी या तैरेगी। देखिए क्या होता है कि यदि वस्तु द्वारा हटाए गए जल की जो मात्रा है वो वस्तु के भार से अगर कम है तो वस्तु पूर्ण रूप से डूब जाती है, ठीक है। और यदि वस्तु द्वारा हटाए गए जल की मात्रा वस्तु के भार के बराबर हो तो वस्तु जल में सतह पर तैरेगी, ठीक है। जल की सतह पर डूब कर तैरेगी, एक प्रकार से डूब कर तैरती है। कब, जब हटाया गया जो द्रव है उसका भार और वस्तु का भार बराबर है तो डूब कर तैरेगी। जबकि अगर वस्तु द्वारा हटाए गए जल की मात्रा वस्तु के भार से अधिक है तो वस्तु जल की सतह के ऊपर तैरेगी। ये चीज़ें, ठीक है, याद रखना है। जब वस्तु द्वारा हटाए गए जल की मात्रा वस्तु के भार से कम है तो वस्तु पूर्णतः डूब जाएगी, बराबर है तो डूब कर तैरेगी। और अगर वस्तु द्वारा हटाए गए जल की मात्रा वस्तु के भार से अधिक है तो निश्चित रूप से वस्तु सतह के ऊपर तैरेगी। उम्मीद करता हूँ बात को समझे होंगे। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा यहाँ पे। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से आर्किमिडीज के सिद्धांत का उपयोग है पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने में, 2 जलयानों और पनडुब्बियों की डिजाइन बनाने में, 3 दुग्धमापी में और 4 उपरोक्त सभी। तो देखिए इसका उपयोग सभी चीज़ों में होता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही होगा। और देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत बताना चाहूँ तो सरल शब्दों में यही है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में कमी हो जाती है। निश्चित रूप से जब भी अपन किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो उसका भार अपने को क्या महसूस होता है, कम महसूस होता है, ठीक है। बाल्टी डाल दो, कुछ भी डाल दो, उसका भार अपने को कम महसूस साथियों होता है। कम महसूस क्यों होता है, देखिए कम महसूस, भार में कमी हो जाती है, ठीक है। वस्तु के भार में होने वाली जो कमी है वो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। इस सिद्धांत को आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत के एक बार फिर से आप सुन सकते हैं कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वस्तु के भार में कमी हो जाती है। वस्तु के भार में ये जो होने वाली कमी है ये वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। इस सिद्धांत को ही आर्किमिडीज का सिद्धांत कहा जाता है मित्रों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझे होंगे। वैसे सारी बातें बिल्कुल सही हैं। आर्किमिडीज सिद्धांत का उपयोग इन सभी में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न है, बल का गुरुत्वीय मात्रक होता है। बल का गुरुत्वीय मात्रक क्या होता है, किलोग्राम भार, न्यूटन, डाइन या उपरोक्त सभी। तो बल का गुरुत्वीय मात्रक पूछा है तो किलोग्राम भार होगा। ऑप्शन नंबर आपका 1 जो है वो सही उत्तर होगा, ठीक है। और 1 किलोग्राम भार बराबर किसके होता है मित्रों, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम भार किसके बराबर होता है, 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर होगा। अगला आपका प्रश्न, रथ को खींचने में घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है। साथियों क्या चुंबकीय बल है क्या घोड़े में, नहीं है। क्या स्थिर विद्युत बल नहीं है, घर्षण बल भी नहीं है।
पेशीय बल आएगा। घोड़ा किस बल का प्रयोग करता है? रथ को खींचने में अपनी पेशियों की सहायता से, मांसपेशियों की सहायता से खींचता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला आपका प्रश्न, शुष्क मौसम में ऊनी वस्त्रों को समेटते समय कभी कभी चिंगारी के साथ चढ़ की आवाज निकलती है, उसका कारण है? स्थिर विद्युत बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल या पेशीय बल? तो उत्तर होगा स्थिर विद्युत बल। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से सही है? कॉलम 1 कॉलम 2 आपको दिए गए हैं, सही कौन सा है वो बताना है। गुरुत्व बल के आगे लिखा हुआ है कि गति के विपरीत दिशा में सतह द्वारा आरोपित बल, क्या ये गुरुत्व बल है? बिल्कुल नहीं है। ये तो आपका कौन सा बल है मित्रों? घर्षण बल होगा। ये तो आपका ये कौन सा बल होता है? घर्षण बल होता है। अगला पेशीय बल के सामने दिया है कि पृथ्वी का आकर्षण बल, तो ये तो नहीं होगा। पेशीय बल पृथ्वी का आकर्षण बल थोड़ी होता है। पृथ्वी का आकर्षण बल कौन सा होता है आपका? वो तो गुरुत्व बल होता है। ऑप्शन नंबर आपका गुरुत्व बल हो जाएगा ये। अब देखो आगे है घर्षण बल। घर्षण बल के आगे दे रखा है मांसपेशियों द्वारा आरोपित बल, तो मांसपेशियों के द्वारा तो पेशीय बल लगता है, आपका घर्षण बल थोड़ी लगता है, तो ये भी सही नहीं है। चौथा ऑप्शन देखिए, स्थिर विद्युत बल, स्थिर आवेश द्वारा आरोपित बल, बिल्कुल ठीक। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न, बल के लिए असत्य कथन है। बल एक सदिश राशि है, एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं। बल की प्रबलता उसके परिणाम पर निर्भर करती है। इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका चौथा ऑप्शन। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा असत्य कथन। अपने को पूछा है तो सारे कथन जो वो सत्य हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इनमें से कोई भी असत्य नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न, एक न्यूटन किसके बराबर होता है? एक न्यूटन जो वो किसके बराबर होगा प्यारे साथियों? एक न्यूटन की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है। 1 किलोग्राम बराबर तो होता आपका 9.8 न्यूटन, लेकिन प्यारे साथियों 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? ठीक है, 1 न्यूटन, तो अगर ये 9.8 केजी न्यूटन लिख रखा है, ये तो सही नहीं है बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि देखिए 1 न्यूटन पूछा है, तो न्यूटन को अगर यहाँ रखें, इसको भेजें, तो 1/9.8 आएगा, इस प्रकार से होता। लेकिन इस प्रकार से तो ये नहीं है, तो ये तो नहीं होगा ऑप्शन 1। 10 की घात 5 डाइन, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा। आया हुआ प्रश्न मित्रों है ना, याद रखिएगा इसको। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? 10 की घात 5 डाइन के बराबर आपका होता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न, यदि दो बल F1 व F2 एक बिंदु पर थीटा कोण बनाते हुए प्रयुक्त हो तो परिणामी बल कितना होगा? थीटा कोण बनाते हुए, मान लीजिए एक बिंदु आपका ये है, इसके ऊपर एक बल ये कार्य कर रहा है F1 और ये F2 बल कार्य कर रहा है, ठीक है, और बीच में इनके कोण है थीटा। देखिए साथियों, थीटा जो वो बना नहीं टाइपिंग में, तो इस प्रकार से बनाया, इस प्रकार से @ का निशान बना दिया है। यहाँ पे @ भी नहीं, सी जो अंदर है उसको बना दिया है, ठीक है, तो इसको थीटा समझिएगा। तो अगर बीच में थीटा कोण हो, एक बिंदु पर दो बल F1 F2 कार्य कर रहे हैं, तो परिणामी बल कितना होगा? तो प्यारे साथियों इसका सही सूत्र होता है √। अब देखिए मोबाइल में इतनी सुविधा है नहीं कि टाइपिंग के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो सकें आपकी, फिर भी मैं चलो बता देता हूँ। ये पूरे के ऊपर आपको √, मानना है। ये जो √ आप मान रहे हैं, ये पूरे के अंतर्गत आपको मानना है, ठीक है, ये पूरे के अंतर्गत आपको मानना है। अब देखिए साथियों, यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 जो बिल्कुल सही है। इसका सूत्र क्या बनेगा? F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर नहीं है, F1 लिखा हुआ है क्योंकि लिखा नहीं गया है सही से, तो F1 का स्क्वायर F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 इंटू कोस थीटा, ठीक है, तो ये आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है मित्रों। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, यदि अपने को दो बल आपको दिए हैं, बीच में कोण दिया है, तो परिणामी बल अपन आराम से बता सकते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता से। चलिए अगला प्रश्न, 27 किलोग्राम भार किसके तुल्य होता है? आरटेट 2012 का प्रश्न। 27 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 264.6 न्यूटन या 2700 न्यूटन? तो प्यारे साथियों अपन जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर होता है 9.8 न्यूटन, और 27 किलोग्राम किसके बराबर होगा? तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से, तो 8 7 56 होता है, और आपकी हसल लगेगी 5 की, और पॉइंट का पॉइंट आ गया, और
यहाँ पे अपन इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे जब, तब अपना आंसर आराम से निकल आ जाएगा। 264.6 इसका उत्तर आ जाएगा साथियों। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप ज़रूर देखिएगा। बाकी अंदाजन अपन इकाई अंक के आधार पे कर सकते हैं कि 8 7 कितने होंगे, 56 होंगे, जाहिर सी बात है। और जब 56 होंगे तो पहले ही अंक जो है वो आपका इकाई का अंक है, वही आपका आंसर रहेगा। तो इकाई का अंक 6 है, तो 6 जहाँ पर भी है इकाई का अंक वहाँ आपको आंसर करना है। तो बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं, केवल इसी में, तो इसी को उत्तर अपन कर लेंगे। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करूँगा कि अच्छे से समझे होंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ें। अगला आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से बल का मात्रक नहीं है, पाउंडल, डाइन, जूल या न्यूटन। तो बल का जो मात्रक नहीं है वो आपका जूल होता है साथियों। जूल जो वो कार्य और ऊर्जा का मात्रक है, बल का मात्रक नहीं है। तो ऑप्शन 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दूरी पर कार्य करने वाला बल नहीं है, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, घर्षण बल, विद्युत बल। तो देखिए, गुरुत्वीय बल जो है वो भी आपका दूरी पर ही कार्य करता है, विद्युत बल भी दूरी पर कार्य करता है, चुंबकीय बल भी दूरी पर कार्य करता है। लेकिन जो घर्षण बल है वो साथियों जो वो एक प्रकार से स्पर्शी बल है ना, दूरी पर कार्य नहीं करता घर्षण बल कभी भी। तो ऑप्शन नंबर 3 जो हो बिल्कुल सही आंसर आपका रहेगा। ठीक है मित्रों, आपका ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला बल होता है वस्तु के द्रव्यमान के बराबर, वस्तु के आयतन के बराबर, वस्तु की आकृति के बराबर या वस्तु के भार के बराबर। तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगने वाला जो बल होता है वो उस वस्तु के भार के बराबर होता है। तो ऑप्शन 4 होगा। अगला आपका प्रश्न है कि किसी वस्तु पर जब दो बल विपरीत दिशा में एक ही सरल रेखा पर कार्य करते हैं तो उनके मध्य का कोण जो वो कितना होता है। ठीक है, 1 0 डिग्री, 2 180 डिग्री, 3 90 डिग्री और 4 120 डिग्री। तो देखिए साथियों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब किसी वस्तु पर जब दो बल, ठीक है, किसी वस्तु पर जब दो बल विपरीत दिशा में एक ही सरल रेखा पर कार्य करते हैं। भाई ये आपका बिंदु है, एक बल तो F1 तो इस तरफ लगा हुआ है, F2 इस तरफ, विपरीत दिशा तो ये हो गई और एक ही रेखा में है। तो इन दोनों के बीच में कोण कितना बनेगा, 180 डिग्री बनेगा। तो ऑप्शन 2 सही उत्तर होगा। अगर साथियों ये होता है कि एक बिंदु पर दो बल एक ही दिशा में एक ही रेखा में कार्य कर रहे हैं, तो ये आपका मान लीजिए बिंदु था और ये मान लीजिए F1 बल है और F2 बल भी इसी रेखा पे है, तो निश्चित रूप से साथियों अभी इन दोनों के बीच में कितना कोण बनेगा, ये जो आपका कोण होता है ये 0 डिग्री का होता है ना। लेकिन विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं दोनों के दोनों बल आपके, तो ये बीच में कोण कितने डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 जो हो बिल्कुल सही उत्तर ये आपका यहाँ पे रहेगा। तो ये थे साथियों 22 प्रश्न आपके। ठीक है, और उम्मीद करूँगा कि ये प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। और साथियों अपन बल से संबंधित और 22-23 प्रश्नों को करेंगे और उसके बाद अपना बल का टॉपिक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट टॉपिक अपना दाब का रहेगा, तो तैयार कर लीजिएगा। बोर्ड की किताबों में से प्रश्न हैं और उम्मीद करूंगा कि आपको निश्चित रूप से पसंद आएंगे। अगर पसंद आया तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैटर बहुत ज़बरदस्त मिलेगा साइंस का। यहाँ पर सारा कुछ पढ़ाया जा चुका है, सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा चुके हैं। हिंदी के बहुत अच्छे मॉडल पेपर अपने आ रहे हैं, साइको के आ रहे हैं। आप बस ज्वाइन कीजिए चैनल को और लग जाइए तैयारी में। नौकरी पाने के लिए देखिए अवसर को एक प्रकार से सफलता में बदलना पड़ेगा, अदरवाइज अवसर ऐसे ही हाथ से निकल सकता है। इसलिए अवसर को भुनाइए और मेहनत में लगे रहिए, हमेशा ईमानदारी से मेहनत कीजिए, सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ, एक और शानदार टॉपिक के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।